नमस्कार दर्शकों, लेखक गांव देहरादून से प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश नौटियाल। आज हम आए हैं लेखक गांव में, देहरादून शहर से थोड़ा हटकर और हवाई अड्डे से थोड़ा सटकर ये थानो गांव है। यहाँ पर लेखक गांव बना है। गांव की संकल्पना ये है कि यहाँ पर रहकर आने वाले समय में हिंदी पट्टी के और तमाम दूसरी भाषाओं के लेखक, साहित्यकार आकर कुछ नया रचेंगे, कुछ नया गढ़ेंगे और इस तरह के सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम यहाँ पर लगातार होते रहेंगे। आज यहाँ पर स्पर्श हिमालय महोत्सव शुरू हुआ है। इसके निमित्त देश और दुनिया के तमाम साहित्यकार, रचनाकार, कलाकार यहाँ पर जुटे हैं। आइए आपको ऐसे कुछ मेहमानों से रूबरू कराते हैं जो लेखक गांव में पधारे हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं स्पर्श हिमालय महोत्सव में। लेखक गांव देहरादून में शुक्रवार 25 अक्टूबर को स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का विधिवत उद्घाटन किया गया। प्रकृति की सुरम्य गोद में बसे थानो गांव में अवस्थित लेखक गांव अपनी तरह की एक मौलिक परिकल्पना है। प्रतिष्ठान के संचालकों का दावा है कि आने वाले दिनों में लेखक गांव देश और दुनिया के रचना धर्मियों के लिए सृजन, चिंतन और संप्रेषण का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर पुस्तक हिमालय में राम का विमोचन भी किया गया।
स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि किताबें जीवंत प्रतिमाएं होती हैं। प्रत्येक चेतनाशील व्यक्ति को कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहना चाहिए। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ आकर मैं न केवल अभिभूत हूँ, बल्कि यहाँ एक विशिष्ट ऊर्जा, एक अलग प्रकार की ऊर्जा, विभूति और संवेदनाओं को अनुभूत कर रहा हूँ। पद्म सम्मान से सम्मानित अनेक विभूतियाँ हैं, लेखक, विचारक, मनीषी, सत्य पिपासु और अनेक साहित्यकार यहाँ हैं। तो एक अलग प्रकार का एक यह अनुष्ठान है, एक अलग प्रकार का आयोजन है जो इससे पहले कभी सुना नहीं, देखा नहीं, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की। हिमालय के प्रारंभ द्वार पर इस लेखक गांव का सृजन बहुत बड़ा संदेश देगा, विशेषकर उन लेखकों को जो नवोदित हैं या जिन्हें एकांत चाहिए और एक निर्भ्रांत, निर्जन, एक ऐसा एकांत जो यहाँ मिलता है। गिरिकंदराओं में केवल समाधि ही नहीं लगाई महापुरुषों ने, ऋचाओं को अनुभूत किया और मंत्र दृष्टाओं ने जीवन दिया है, जीवन को समझा है, जीवन के सत्य को प्रकाशित किया है। वो स्थान हिमालय है। सामान्य सी बात है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन सभी पशु पंछियों में एक जैसा है, पर विचार से कोई भिन्न है तो मनुष्य है। और इस पूरी सृष्टि में भगवान की रचना में, जैव जगत में या इस प्राणी समूह में उत्तम कोटि का कोई प्राणी है तो मनुष्य है। और उसके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कर्म की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, संकल्प की स्वतंत्रता है। मैं इस उद्घाटन के अवसर पर रह सका, ये मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य का क्षण है कि यहाँ साधक आएंगे, लेखक, विचारक आएंगे और वे दिव्य संकल्प के साथ सृजन करेंगे। बहुत अधिक न कहकर ये कहना चाहूँगा, पुस्तकें जीवंत प्रतिमाएं हैं। कोई पुस्तकों के पास पहुँचे तो वो सच्ची मित्र बन जाती हैं और वे सारी दुविधाओं का अंत करती हैं। जीवन में जो अल्पता है, भ्रम, भय और संशय है, अज्ञानजन्य जितने विकार हैं, उनका निराकरण पुस्तकें करती हैं, ग्रंथ करते हैं। तो आप यहाँ से पुस्तकों को भी लेकर जाइए, पुस्तकों की प्रेरणा, पढ़ने की प्रेरणाएं लेकर जाएं और जीवन में स्वाध्याय को लाओ। हमारे शास्त्र कहते हैं प्रमाद ही मृत्यु है, विशेषकर स्वाध्याय का प्रमाद। तो स्वाध्याय में प्रमाद न हो, लिखने में प्रमाद न हो, पढ़ने में प्रमाद न हो। पुस्तकें हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने, उनसे दूर न रहें। तो यहाँ से ये भी हम संकल्प लेकर जाएं कि हमारा स्वाध्याय सतत रहेगा, स्वाध्याय बाधित न हो, निरंतर पुस्तकों के आसपास रहें और वो जीवंत प्रतिमाएं हैं। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने सृजन के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों की चर्चा की। यहाँ पर आने से पहले मैं एक समारोह में था जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे and we were talking about artificial intelligence trying to write or writing articles, poetry, गद्य, पद्य सब कुछ लिख। किसी व्यक्ति ने मुझे डेमो दिया कि एक विषय लिखा चैट जीपीटी पर और कहा इसे प्रसून जोशी जी की तरह लिखकर दिखाइए। और उसी समय एक कविता चैट जीपीटी ने प्रस्तुत कर दी। ऐसे में मैं सोचता रहा कि कविता का सृजन हो रहा है, म्यूजिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बन रहा है, पेंटिंग बना रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लगातार ये काम होता चला जा रहा है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपने आज उससे सहजता स्थापित कर ली तो कर भी वही रहेगी। ये पहली बार एक ऐसी तकनीकी है जहां पर वृद्धि स्वयं होती है। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जानते हैं वो आपके कल जगने तक और बेहतर हो चुकी है। दिस इज द नेचर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा कि एआई ज्ञान की प्रतिलिपि तैयार कर सकता है लेकिन विद्या की नहीं, और विद्या के लिए हिमालय से ज्यादा मुफीद जगह कोई दूसरी नहीं है। अंत में उन्होंने अपनी 2 कविताएं सुनाकर
वातावरण में काव्य रस घोल दिया। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र कर रहे हैं हम, तो मुझे लगता है कि हम जो हैं वो इस कविता से हम समझ पाएंगे कि सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त। मैं किसी टेक्नोलॉजी या किसी विचार से भयभीत नहीं होता हूं, मैं मानव हूं, मैं उसका अंश, अमृत अंश है। तो सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं आश्वस्त हूं। ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी कह रही है मौन की अभिव्यक्त की। मैं अभय लेकर चलूंगा, ना व्यथित ना त्रस्त हूं। सर्प क्यों इतनी चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं आश्वस्त हूं। वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, और थे वे मृत्यु भय से जो सदा झुकते रहे। भस्म की संतान हूं, भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं। है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है। दिख रहा है सत्य मुझको रूप जिसका भव्य है। मैं स्वयं की खोज में, मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं। आखिरी छंद है इसका, है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूं सृष्टि। मैं अपने आप को इतनी सीरियसली नहीं लेता हूं। उत्तराखंड का हर व्यक्ति विनम्र है, वो जानता है, उसे संज्ञान है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूं सृष्टि में। एक लघुसी बूंद हूं, एक लघुसी बूंद हूं मैं एक शाश्वत दृष्टि में। है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूं सृष्टि में, एक लघुसी बूंद हूं मैं एक शाश्वत दृष्टि में। है नहीं सागर को पाना, है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं। सर्प क्यों इतनी चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं। पी रहा हूं विष युगों से, सर्प हूं आश्वस्त हूं। उत्तराखंड की बात है तो मुझे यही कहना है कि मुझे कितना गर्व है कि मैं इस धरती में मैंने जन्म लिया। मुझे लगता है कि जब भी कोई गीत में लिख रहा हो, फिल्मों में, बॉलीवुड में, जैसे फिल्म इंडस्ट्री कहना उचित होगा, जब भी मैं फंसता था मैं पहाड़ों को सोचता था, तो मैं लिख देता था, तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। अब मैंने झम से बिखर लिखा तो उसको गाने वाले लोग छम से गाते थे। एक्चुअली वो छम नहीं है, वो झम है, और पहाड़ी लोग समझते हैं झम क्या होता है। झम एक साउंड है। पहाड़ में, उत्तराखंड में हम लोग ओनोमोटोपोइया जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ध्वनि से जो शब्द निकलते हैं उनका बहुत प्रयोग करते हैं। टप टप, छम छम, झम झम, तो वो झम घाम लग रहा हो, झम झम है। झम मतलब तू धूप है झम से बिखर। तो ये पहली बार प्रयोग था, तो मैं कई बार समझाता था कि छम नहीं है झम है, ये उत्तराखंड की आंचलिक शब्द है। तो मैंने कई बार उत्तराखंड की हवाओं का, नदियों का, यहाँ के मंदिरों का आश्रय लिया है। जब जब मैं फंस गया कोई गीत में तो बार बार नदियों का और धूप का जिक्र आता है। और यहाँ वाले जानते हैं कि धूप का महत्व क्या है, कैसे खटिया धूप के साथ सरकती है, ये हम समझते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा। तने तने से क्यों हो वृक्ष, तने तने से क्यों हो वृक्ष टूट जाओगे। जितना झुकना तुम सीखोगे उतने ही तुम लहराओगे। तुम तक पत्थर आते हैं सौभाग्य तुम्हारा, तुम तक पत्थर आते हैं सौभाग्य तुम्हारा। तुम कुछ दे सकते हो ऐसा भाग्य तुम्हारा।
यदि तुम पर यौवन आएगा पुष्प खिलेंगे, कभी एक दिन महकेगा वैराग्य तुम्हारा। शुष्क शुष्क से क्यों, शुष्क शुष्क से क्यों हो वृक्ष मुरझ जाओगे, जितना अश्रु नहाओगे तुम उतने ही खिलते जाओगे। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग, जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। जड़ के बिना कहां चेतन तुम हो सकते, जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। जड़ के बिना कहां चेतन तुम हो सकते हो। चुप हो जाना और चुप रहना अलग अलग है। शब्द बिना तुम अर्थहीन हो खो सकते हो। सिमटे 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 क्यों हो वृक्ष बिखर जाओगे, ये शाखाएं नृत्य करेंगी हवा से जब तुम बतियाओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतनी ही तुम हरियाओगे। विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार साहित्य, संस्कृति और कला के लिए निरंतर प्रयासरत है। साहित्य गौरव सम्मान की राशि 5 लाख करने के अलावा राज्य के लेखकों को पुस्तक प्रकाशन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। हम सभी जानते हैं भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाण है। यानी कि साहित्य संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य है वो साक्षात पशु के समान होता है। और हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से जो रचनात्मकता का अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को एक दिशा देने का काम किया है, समाज को प्रेरित करने का काम किया है। इस भूमि में हमारे महान ऋषियों ने कठोर तपस्या की और अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। इस अद्भुत भूमि को कई ज्ञानियों ने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना है, जिन्होंने इस धरती को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना दिया। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमने राज्य में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से जो हमारे उत्कृष्ट साहित्यकार हैं उन सभी को सम्मानित करने का कार्य प्रारंभ किया है। साथ ही हम विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए भी वित्तीय सहायता योजना के तहत साहित्यकारों को विशेष अनुदान प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश के जो उत्कृष्ट साहित्यकारों को साहित्य भूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित करने का काम कर रही है, जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में हमने 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि का भी इसमें आगे प्रावधान किया है। ये केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हमारा संकल्प है कि हम उन सभी को प्रोत्साहित करेंगे जो इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही हम युवा पीढ़ी को भी साहित्य के प्रति आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े और उसे बढ़ाने में अपना योगदान दें, और जो हमारी विरासत है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। भाई बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि साहित्य का यह प्रभाव निरंतर जारी रहे और समाज का मार्गदर्शन करे। इस अवसर पर मैं हमारे स्थानीय कलाकारों, साहित्यकारों, आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए अपना अथक परिश्रम किया है। मैं विशेष रूप से आदरणीय निशम जी को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस अद्वितीय जो संकल्पना है, इस अद्वितीय संकल्पना को साकार किया है। यहाँ पर उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि अंग्रेजी शब्द राइटिंग में जो रिट शब्द शामिल है वो दरअसल लेखक के विचारों को रिट पिटीशन जैसी प्रामाणिकता और महत्व के साथ दर्ज करने के अभिप्राय से संबंधित है। उन्होंने कहा कि लेखकों को अपने समय का विवरण रिट की तरह दर्ज करना चाहिए, ताकि भविष्य की पीढ़ियां उनके लेखन को प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर सकें। कभी कभी लगता है कि जो अंग्रेजी में शब्द है राइट, WRITE,
इसमें जो पहले 4 लेटर हैं वो एक रिट है। मैंने लिख दिया तो लिख दिया, इसीलिए कोर्ट में कहते हैं रिट पिटीशन। मैं कहता हूं कि हर एक राइटर जो उसको यहां पर इस परिवार के अंदर में आनंद आने वाला है, दैट बी अनरिस्ट्रिक्टेड एंड अनलिमिटेड। आज जो पहले ही क्षणों में देखा है, जो हर्ष उल्लास, जो सेलिब्रेशन और पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, ऐसा लगता है कि ये जो गांव है, ये जो बस्ती है, ये जो परिवार है, इसकी जो गूंज है ये बहुत दूर तक जाएगा। ये जो एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल, अद्वितीय और प्रेरणादायक आयोजन है, मैं इसके लिए हर एक आत्मा को यहां पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि हर एक आत्मा जो यहां उपस्थित है, कहीं ना कहीं आप लेखक जरूर हैं। और आज जब इस गांव के इस सुंदर कार्यक्रम से जाएंगे तो आप भी संकल्प लेंगे कि किस प्रकार अपनी भावनाओं को, अपनी प्रेरणाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी सोच विचार और धारणा को किस प्रकार आप क्रिएटिव और डायनामिक प्लेटफॉर्म पे उतारेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि नए भारत के निर्माण में बड़े संकल्पों से हम आगे बढ़ रहे हैं। सपने हैं, संकल्प भी है, और जहां सपना और संकल्प होता है वहां सिद्धि अवश्य ही हो। भगवान शिव के त्रिशूल और उसमें जो 3 शूल हैं, जो हमारे संकल्प हैं, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु भारत, वो तभी होगा जब हम अपनी सोच विचार और धारणा को उस स्तर पर लेके जाएंगे which will demand out of the world the place that we deserve। 2047 जो आजादी के होने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में जो हमारे संकल्प है, अवश्य ही लेखकों के सोच विचार और धारणा के पल के ऊपर में वो पक्का ही एक रूप लेंगे। मुझे इस बात का विश्वास है कि 3 दिन वही एक त्रिशूल की तरह 3 दिन, वही शिव जी का आशीर्वाद। इन 3 दिन में जो संवाद होगा, जो डिस्कशन होंगी, डेलिब्रेशन होंगी, और उसमें से जो अमृत और सोच विचार निकलेगा, वो अपने आप में एक नया रूप देगा हम सबको सोचने के बारे में। मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंचासीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड से कहा कि वे और राज्य की मशीनरी लेखक गांव को वो सुविधाएं उपलब्ध करवाएं जो एक पर्यटक स्थल के लिए आवश्यक होती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का गांव पूरे देश और दुनिया में अभी तक नहीं बना है, इसलिए इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। आज हम सब लेखक गांव में एकत्रित हुए। जब मैंने लेखक गांव के बारे में पहली बार सुना तो मैंने जिज्ञासा बस निशंक जी से ही पूछा कि ये लेखक गांव की अवधारणा कहाँ से आई। जो मुझे बातचीत के दौरान निशंक जी ने बताया कि वर्ष 2007 में उनकी एक पुस्तक के विमोचन के समय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में अब लेखकों, साहित्यकारों और रचना कर्मियों की उपेक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की थी। शायद मुझे भी लगता है कि और कोई प्रधानमंत्री या अन्य राजनेता होता तो लेखकों और साहित्यकारों की पीड़ा को गंभीरता से ना लेता। लेकिन हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत है कि जाके पाँव न फटे विवाई, सो का जाने पीर पड़े। अर्थात वाजपेयी जी स्वयं एक कवि हृदय थे, लेखक थे, रचनाकार थे, और उनके मन की पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ कि जो सही मायने में कहा जाता है कि जिसके पाँव में विवाही पड़ती नहीं है वो दूसरे की पीड़ा को क्या समझे। परंतु वाजपेयी जी रचना कर्मियों द्वारा झेली जा रही समस्याओं से भली भांति परिचित, एक लंबी सांस भरते हुए
अटल जी ने निशंक जी को कहा कि देश में लेखकों और साहित्यकारों की पीड़ा को क्या कोई भविष्य में समझेगा, क्या कोई इस दिशा में कुछ करने की ठानेगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि जो माननीय अटल जी ने चिंता व्यक्त की थी उसको एक सार्थक रूप देने के लिए निशंक जी आगे आए। ये बहुत गौरव की बात है इस देवभूमि और उत्तराखंड के लिए। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि ये शायद लेखक गांव की कल्पना, उत्तराखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आपको लेखक गांव की सार्थकता नजर आएगी। देश का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें कि लेखक गांव के नाम से कोई परिकल्पना साकार हो। इसलिए मैं आप सबको, उत्तराखंड निवासियों को भी इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा, सरकार के द्वारा जो सहयोग, और सचमुच में एक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की इसमें क्षमता है। और यदि हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद एक दिन आएगा जबकि लोग तलाश करेंगे कि वे वो देहरादून के पास कौन सा ऐसा गांव है, लेखक गांव जिसे कहा जाता है, हम वहां भ्रमण जरूर करना चाहिए। देवी और सज्जनों, ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव सही मायने में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि इस महोत्सव का जो चतुर्थ और पंचम सत्र है वो विशेष रूप से लोक संस्कृति और भारतीय संस्कृति को समर्पित होगा, जिसमें हमें अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। इस महोत्सव के माध्यम से हम अपनी कला, संस्कृति और साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी की सक्रिय भागीदारी से ये महोत्सव वैज्ञानिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कला के प्रोत्साहन का एक बड़ा मंच बनकर उभरे। लेखक गांव की संकल्पना को मूर्त रूप देने वाले पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि लेखक गांव का नेशनल बुक ट्रस्ट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक समझौता हुआ है, जिसके तहत थानों में एक विशाल लाइब्रेरी बनाने की योजना है। उन्होंने देश और दुनिया के साहित्यकारों का आह्वान किया कि वे लेखक गांव में आकर प्रकृति के सानिध्य में रहकर अपनी सृजनात्मक ऊर्जा को नई गति दें। निश्चित रूप में जब हम याद करते हैं नालंदा को, तो नालंदा विश्वविद्यालय 10 लाख पांडुलिपि थी और 10 मंजिला वो नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था। पूरी दुनिया के लोग वहाँ शोध और अनुसंधान करने के लिए आते थे। आज वो नालंदा नहीं है। मैं समझता हूँ किताबें जल सकती हैं लेकिन विचार नहीं जल सकता। विचार आज भी जिंदा है। मुझे इस बात को कहते हुए भी खुशी होती है कि जब हम इस पुस्तकालय की बात कर रहे थे तो एनबीटी के साथ ऑक्सफोर्ड के लोगों ने जब पता चला, उन्होंने यहाँ पर एक पूरी टीम भेजी और उनको लेखक गांव का जो अपना विजन है बहुत पसंद आया और उन्होंने एक एमओयू करके कहा है कि हम इसको, इस जो पुस्तकालय है, हमने कहा पहले चरण में हम 1 लाख पुस्तकें करेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य वही नालंदा का 10 लाख पुस्तकों को यहाँ पर स्थापित करने का है। एक बार हम पूरे जितने लेखक, कवि और विचारक जो 3 दिन तक लगातार यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं, हम सब मिलकर के आप सबका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिवसीय इस आयोजन में कहानी, कविता, नाटक, पर्यटन, पर्यावरण, योग और भारतीय भाषाओं को लेकर अनेक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इन सत्रों में वक्तव्य देने के लिए देश और दुनिया से अनेक विद्वान लेखक गांव आए हैं। इससे पूर्व यहां स्थानीय भाषाओं को लेकर नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा एक वृहद अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं के विद्वानों ने हिंदी की चर्चित किताबों का लोक भाषाओं में अनुवाद किया।
एक पेंटिंग कार्यशाला भी संपन्न हुई, जिसमें चित्रकारों ने अपनी कल्पनाओं के विविध रंग बिखेरे। लेखक गांव देहरादून की पहचान में एक नए नगीने के रूप में जुड़ा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में ये रचनाशील प्रतिभाओं के लिए एक आकर्षक केंद्र बनेगा। पिछले वर्ष जब लेखक ग्राम का आरंभ हुआ, शुभारंभ था, मैं यहाँ पर थी और आज इसको उद्घाटन देखकर, इसका संपूर्ण भव्य ये आयोजन देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इससे लेखकों को बहुत सहारा मिलेगा, बहुत उनको सपोर्ट मिलेगा, नवोदित लेखकों को और जो अपने दूसरे लेखक हैं उनको। और यहाँ का जो नालंदा की तरह से जो पुस्तकालय बन रहा है, उसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि अपने देश का गौरव बढ़ेगा। लेखक ग्राम की जो यहाँ पर आज लोकार्पण कह सकते हैं, उद्घाटन कह सकते हैं, उनकी पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ है। उस उपलक्ष्य में साक्षी बनने के लिए आई हूँ। निशंक जी को कौन नहीं जानता, पॉलिटिकल उनका जो बैकग्राउंड है वो तो सभी जानते हैं। वो साथ ही वो शिक्षा मंत्री रहे और उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं कि सभी साहित्यकार उनके लेखन से परिचित हैं और प्रभावित हैं। और अब जो उन्होंने ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पीड़ा को उन्होंने साकार रूप दिया है लेखक ग्राम के रूप में, यहाँ पर हम सब नवोदित लेखकों को जब एक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की जब पीड़ा उठती है, जो प्रसव वेदना जैसी पीड़ा के से कम नहीं होती है, उसको बाहर निकालने का, यहाँ लेखक ग्राम में आने का नवोदित रचनाकारों को भी और हम जैसे लोगों को भी जब यहाँ पे एक ऐसा वातावरण मिलेगा कि जहाँ बैठ के हम प्रकृति की गोद में हम ये सब लिख पाएंगे, तो उससे ना तो लेखक लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक उन्होंने कदम उठाया है। समाज का निर्माण अन्य विभिन्न तत्वों से होता है, लेकिन समाज की अंतरात्मा का निर्माण साहित्य करता है। किसी भी देश में जहाँ साहित्य विकसित हुआ है, समाज वहीं विकसित हुआ है। हमारे यहाँ तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे यहाँ साहित्य के द्वारा ही समाज की संरचना हुई। वाल्मीकि ना होते, व्यास ना होते तो साहित्य हमारे यहाँ समाज बन ही नहीं पाता। हमारी जो सारे परिकल्पना है समाज की, वो वाल्मीकि और व्यास की बनाई हुई है। तो निश्चित रूप से आज हम जब किसी भी सरकार के लिए ये आवश्यक होता है कि वो साहित्य और साहित्य के रचनाकारों को विशेष ध्यान दें, क्योंकि उसी से उनका समाज विकसित होगा, समाज निष्कलंक होगा। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं राज्य को, बहुत बधाई देता हूँ मैं निशंक जी को, जिन्होंने इस सपने को, हमारे सपने को साकार किया। इससे इस लेखक गांव से अगर सुचारू रूप से ये संचालित हुआ तो इससे बहुत कुछ काम हो सकता है, बहुत कुछ साहित्य का विकास हो सकता है और उसके माध्यम से समाज का विकास हो सकता है। मुझे यहाँ आना और इसके बारे में सोचना, जब इसकी वैचारिक कल्पना ही शुरू हुई थी कि किस तरह से किया जाएगा, उस समय भी हम साथ थे और बराबर उस पर चर्चाओं में, परिचर्चाओं में हिस्सा लेते रहे थे। तो ये अपने आप की एक अनूठी योजना है। लेखकों के पास इस तरह की ज़मीन मिलना जहाँ आपका लिखने का मन करे, नए विचार आएँ और एक माहौल मिले, एक तरह की, मुझे लगता है हमारे लिए खाद पानी क्या है, तो जैसे कोई भी चीज़ करने लगते हैं तो आपको उसके लिए एक वातावरण चाहिए। वो वातावरण प्रकृति होती है, लेखक के लिए वो वातावरण प्रकृति होती है। तो यहाँ आना और इस लेखक गांव के बारे में सोचना, इसको बनाना, अभी तो सिर्फ इसका एक तरह से समझिए शुरुआत हुई है, शिलान्यास हुआ है, आज एक उद्घाटन हुआ है। इसमें कुछ कुटीर बन गए हैं, अभी और बनेंगे, पुस्तकालय बनेगा और इसमें कई तरह की और योजनाएं जुड़ेंगी जिसमें लेखक अपनी पांडुलिपियों को यहाँ जमा करेंगे और एक तरह का दस्तावेज हो जाएगा कि जब भी कोई मिलने आएगा और कोई बड़ा लेखक बन जाएगा कल को, तो कहेगा कि वो फलां लेखक फलाने समय में यहाँ गए थे और उन्होंने वहाँ ये रचना की थी। तो ये एक तरह की धरोहर हो जाएगी। ये साहित्य का ही नहीं बल्कि संस्कृति का भी विकास होगा, सभ्यता का भी उन्नयन होगा। मुझे लगता है मैं इसको बहुत ही अच्छे और बहुत ही वृहद परिप्रेक्ष्य में देखती हूँ।
ये था लेखक गांव में आज के विविध रंगों का एक प्रस्तुतिकरण। इसमें तमाम रचनाकारों ने, सृजन धर्मियों ने अपनी बात रखी। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर किसी नए कार्यक्रम के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।